हेलो वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 120 तक और इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 से। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन, ऑप्शंस आर जनवरी 1947 या फिर जुलाई 1947 या फिर अगस्त 1947 या ऑप्शन डी मई 1947। सो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है हमने अडॉप्ट किया था जनवरी 1947 को, और इसको पास किसने किया था? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली कंसिस्ट ऑफ, मतलब कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें कितने मेंबर्स थे? सो ऑप्शन ए 5, 6 या फिर 7 मेंबर्स या फिर 8 मेंबर्स। सो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें टोटल 7 मेंबर्स थे। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन ए 319 आर्टिकल या फिर 396 आर्टिकल्स या फिर 395 आर्टिकल्स या फिर 394 आर्टिकल्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 395 आर्टिकल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 124, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन, मेक श्योर यहाँ पे अडॉप्ट की बात कर रहा है, एनैक्ट की नहीं। सो ऑप्शन ए 26 जनवरी 1956 या फिर 26 जनवरी 1947 या फिर 26 नवंबर 1949 या फिर 26 जून 1948। सो हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया था वो किया था 26 जनवरी 1950 को। Which of the following act introduced principle of election for the first time? So किस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था इलेक्शन प्रोसीजर्स को? सो ऑप्शन ए इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947 या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 या ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सो जो इलेक्शन प्रोसीजर को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूड्स इन द आर्टिकल्स, ऑप्शन ए 15 to 24 या फिर 25 to 32 या फिर 36 to 51 या फिर 52 to 60। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो आर्टिकल 36 से 51 तक डील करता है। और DPSP हमने किस कंट्री से लिया था? तो आंसर होगा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने DPSP बोरो किया है या फिर लिया है, अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट, द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन। सो हमें आर्टिकल बताना है कि किस आर्टिकल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड किया जाता है या किया जा सकता है। सो ऑप्शन आर 368, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 367, ऑप्शन डी 371। सो जो प्रोसीजर बताया गया है अमेंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो है आर्टिकल 368 में। The concurrent list in the Constitution of India was adopted from. So हमने जो concurrent list है वो किस कंट्री से अडॉप्ट किया है? ऑप्शन ए स्विट्ज़रलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा या फिर सी कनाडा या फिर डी आयरिश। सो जो concurrent लिस्ट है जिसमें स्टेट और सेंटर के पावर्स को बताया गया है वो हमने अडॉप्ट किया था ऑस्ट्रेलिया से।
नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड फ्रॉम, हमने ये अभी कुछ समय पहले ही डिस्कस किया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आयरिस। हमने डीपीएसपी आयरिस से अडॉप्ट किया है। और डीपीएसपी कौन से आर्टिकल में डील करता है, मतलब किन कहाँ से कहाँ तक बताया गया है, तो आर्टिकल 31 to 51। नेक्स्ट, द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम। सो जुडिशियल रिव्यू किस कंट्री से हमने अडॉप्ट किया है? ऑप्शन ए रसा, ऑप्शन बी जर्मनी, सी यूएसए या डी ऑस्ट्रेलिया। सो जो हमने जुडिशियल रिव्यू अडॉप्ट किया है वो किया है यूएसए से। और किस आर्टिकल में मेंशन है? सो बेसिकली अगर हाई कोर्ट में बात करें तो ये आर्टिकल 226 टू 227 में है। और सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो यह है 32 एंड 136 में। नेक्स्ट, द इंडियन फेडरल सिस्टम कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द यूनिटरी सिस्टम अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 368 या फिर 356 या 360 या फिर 352। सो जो 368 है ये अमेंडमेंट की बात करता है। सो बेसिकली पूछ रहा है कि कब जो फेडरल सिस्टम है वो यूनिटरी सिस्टम में टर्न हो जाता है या फिर चेंज हो जाता है। तो जब हमारे कंट्री में इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है उस केस में जो फेडरल सिस्टम है वो वर्क करता है एज ए यूनिटरी सिस्टम। उस केस में सेंटर ही रूल करती है ऑल ओवर द इंडिया। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी आर्टिकल 352 जो कि इमरजेंसी की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट आर इंक्लूड इन आर्टिकल्स। सो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन से आर्टिकल में बताए गए हैं? सो ऑप्शन ए 15 to 24, ऑप्शन बी 12 to 36 या फिर 36 to 51 या फिर 52 to 62 तक। सो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो बताए गए हैं आर्टिकल 12 to 36 तक। सो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 was renamed as the Protection of Civil Rights Act 1955 in। सो इस नेम को कब चेंज किया गया था, किस ईयर में? सो ऑप्शन ए 72 या फिर 77 या 76 या फिर 55। सो ये जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 इसका जो नेम चेंज किया गया था वो 1976 में किया गया था। नेक्स्ट, right to property was omitted from the part 3rd of the constitution of India by the। सो किस अमेंडमेंट के थ्रू ये राइट टू प्रॉपर्टी को हमारा जो फंडामेंटल राइट हुआ करता था उसे लीगल राइट बनाया गया है? और सो ऑप्शंस आर 42nd अमेंडमेंट, 44th या 86 या फिर 62। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 44th अमेंडमेंट और ये हुआ था 1978 में। नेक्स्ट, द वॉच वर्ड ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज। ऑप्शन ए स्टेबिलिटी, चेक्स एंड बैलेंसेस या फिर पॉलिटिकल होमोजेनिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जो वॉच वर्ड है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का वो है चेक एंड बैलेंस जो कि है सेपरेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट, हु प्रिसाइड द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट मीन लोकसभा एंड राज्यसभा को। ऑप्शंस आर स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन, प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट। सो जो जॉइंट सेशन है उसको प्रोसाइड करता है प्रेसिडेंट। और माफ़ करिएगा इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, द पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ रिसेंबल टू द पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ, मतलब जो हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके जो पावर्स और ड्यूटीज़ हैं वो किस कंट्री के प्रेसिडेंट से रिसेंबल करता है? सो ऑप्शंस आर फ्रांस, यूएसए, कनाडा या फिर
रसा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। हमारे जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उनके पोजीशन की तरह रिसेंबल करता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु प्रिपेयर्स द एजेंडा इन द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? ऑप्शंस आर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, या फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, या फिर मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। सो जो एजेंडा तैयार किया जाता है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है इन द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मीन जो भी पॉलिसीज होती हैं। द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट इज़ इलेक्टेड बाय, जो चेयरमैन होते हैं या चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के, वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? ऑप्शंस आर इलेक्टेड मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, या फिर ऑल मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, या फिर मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट्स, या फिर इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, मेंबर ऑफ द both houses of the parliament. Next question 140, which of the following is not an object of the directive principles of state policy? Not an objective. So options are to ensure welfare state, next to ensure socio-economic justice, next to establish a religious state, next to ensure creation of village panchayat. सो जो DPSP के ऑब्जेक्टिव हैं उसमें ऑप्शन सी नहीं इंक्लूड है, टू इस्टेब्लिश रिलीजियस स्टेट बिकॉज इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री एंड जो लोग अपने रिलीजियस को प्रमोट और प्रोपोगेट कर सकते हैं, बट जो DPSP के अंदर कोई भी स्टेट किसी भी रिलीजियस को नहीं प्रमोट करता है या करेगा। नेक्स्ट, the head of the government under the parliamentary government enjoy real power, या फिर nominal power, limited power, या फिर no power। सो जो head of the government होता है वो enjoy करता है real power को, मीन head of the government मीन यहाँ पे बात करता है PM की। PM की अगर head of state बोलता है तो वो president हो जाएगा। सो जो PM होता है वो real power को enjoy करता है, बट प्रेसिडेंट नॉमिनल या फिर डी ज्यूरे पावर को एंजॉय करता है। द क्लासिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट एज यूनिटरी एंड फेडरल इज ऑन द बेसिस ऑफ ए सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, या बी डिवीजन ऑफ पावर, या सी डेलीगेशन ऑफ पावर, या डी सेपरेशन ऑफ पावर। सो जो यूनिटरी और फेडरल का जो क्लासिफिकेशन होता है वो डिवीजन मतलब डिवीज़न ऑफ पावर्स से होता है कि पर्टिकुलर स्टेट वो फेडरल है या फिर यूनिटरी है। नेक्स्ट, मेजॉरिटी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड बाय दी। सो मेजॉरिटी प्रोविजंस होते हैं वो किसके द्वारा अमेंड किए जा सकते हैं? सो वेरी इजी, इट्स आंसर वुड बी बाय पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के थ्रू जो मेजॉरिटी ऑफ प्रोविजंस है वो अमेंड किए जा सकते हैं बाय पार्लियामेंट इटसेल्फ। नेक्स्ट, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ऑन, एज सच ये इम्पोर्टेंट नहीं है बट फॉर नॉलेज, ये कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर ऑफ 1952। नेक्स्ट, नेशनल एक्सटेंशन सर्वे वाज लॉन्च्ड ऑन, ये 1 साल बाद लॉन्च किया गया था, मीन 2 अक्टूबर ऑफ 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल होमोजेनिटी इज अ फीचर ऑफ ए प्रेसिडेंटियल सिस्टम, बी पार्लियामेंट्री सिस्टम, सी डेमोक्रेटिक सिस्टम, या फिर डी कॉलिगेटिव एग्जीक्यूटिव। सो पॉलिटिकल होमोजेनिटी मीन कि जो नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द विद इन एनी स्टेट। सो ये फीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। नेक्स्ट, टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत एज अ यूनिट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिबरल प्रिंसिपल, या फिर बी इकोनॉमिक प्रिंसिपल, सी गांधीयन प्रिंसिपल, या फिर डी नन ऑफ दिस। सो
विलेज लेवल पे सेल्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयड करना, ये एग्जांपल है गांधीयन प्रिंसिपल का। द एज टू एक्सरसाइज फ्रेंचाइज वॉज रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18 बाय ईयर बाय, मतलब जो हमारा राइट टू वोट है वो 21 से हटा के 18 साल कर दिया गया था। किस अमेंडमेंट के थ्रू? 42, 44 या फिर 61 या फिर 72। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। हमने मतलब इंडियन पार्लियामेंट ने 61st अमेंडमेंट के थ्रू जो राइट टू वोट है वो 21 से हटा कर 18 किया था। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ए वाइस प्रेसिडेंट, बी चीफ जस्टिस या फिर कैबिनेट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो प्रेसिडेंट जितने भी काम करता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे करता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और जो प्रेसिडेंट होता है वो डी जूरे हेड होता है स्टेट का, और डी फैक्टो हेड होता है वो पीएम होता है। नेक्स्ट, मोशन suggesting the expenditure earmarked for a particular ministry should be reduced is known as Indian dash A, ऑप्शन ए एडजर्नमेंट मोशन, कट मोशन, प्रिविलेज्ड मोशन या फिर कॉल ऑफ अटेंशन मोशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, कट मोशन